हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है उसके बारे में। तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उससे पहले डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये टॉपिक है हमारा सिलेंडर यूनिट जो थर्ड है उससे रिलेटेड है। तो सिलेंडर क्या होता है, एनवलपी सिलेंडर क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और उन दोनों जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं या फिर जो क्वेश्चन हैं जो पहले आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन तीनों जो टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनका लिंक डाल रखा है मैंने वहाँ पे, तो आप वहाँ से स्टडी कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि जो लंबवर्ती बेलन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लंबवर्ती बेलन यानी कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। तो नॉर्मली पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास एक सरल रेखा है, यानी कि सिंपल लाइन दे दी, सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ जो सरफेस है वो लंबवर्ती बेलन कहलाएगा। कब? जब यदि जो सरल रेखा है एक निश्चित वृत्त को, यानी कि जो एक सर्कल है, एक स्फीयर है, उस निश्चित स्फीयर को प्रतिच्छेद करे तथा वृत्त के तल के लंबवत हो। यानी कि कह रहा है कि यदि सरल रेखा एक निश्चित वृत्त को प्रतिच्छेद करे तथा वृत्त के तल के लंबवत हो, और निश्चित वृत्त को निर्देश वृत्त कहते हैं। क्या कह रहा है आप देखो, आई थिंक शायद इसका भी समझ में आया होगा डेफिनेशन से। हम एग्जांपल से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है, सर्कल दे दिया आपको। ये अब देखो, ये जो सर्कल है आपका, इस सर्कल के सापेक्ष हमने क्या ली, एक स्टेबल ले ली लाइन, जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं एक स्टेबल, जैसे कि ये हमारी थी एक स्टेबल लाइन। अब इस स्टेबल लाइन के पास से हमने एक दूसरी लाइन ली, ये हमारी निर्देश लाइन या गाइडलाइन बोल सकते हैं जिसको। ये गाइडलाइन, इस गाइडलाइन से हमने एक दूसरी रेखा लिया, इसको एक्सिस बोल सकते हैं। जब इसको हमने इसके सापेक्ष रोटेट किया तो हमारे पास एक सिलेंडर बना। सिलेंडर बनने पर नीचे आपके पास एक क्या मिला, कर्व मिला, ऊपर भी आपको कर्व मिल गया। अब ये क्या कर रहा है कि हमें इसके सापेक्ष का एक सर्कल दे दिया, ठीक है। उस सर्कल को हम इसके एक्सिस को लेते हुए हमने क्या बनाया, इसको रोटेट कराया। अब हमारे पास जो सर्कल था, सर्कल से बाहर हमारे पास क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने एक स्टेबल लाइन ली, स्टेबल लाइन के सापेक्ष हमने उसको दूसरी लाइन जो थी आपकी गाइडलाइन लाइन, उसको हमने रोटेट कराया। रोटेट कराने पर हमारे पास सर्कल के अंदर सर्कल है और उससे हमारे पास सिलेंडर मिल गया। अब देखो वो क्या करा कि ये लंबवत कैसे हो गया, राइट सर्कुलर गया कि ये जो एक्सिस लिया आपने, ये क्या कर रहा है कि वृत्त को प्रतिच्छेद, यानी कि जो सर्कल था उसको ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, और वृत्त के तल के लंबवत, यानी कि वृत्त का तल हमारे पास सरफेस है, वृत्त का ये सरफेस है आपके पास। अब इस कह रहा है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के सापेक्ष जो आपके पास जो स्टेबल लाइन ली या गाइडेंस लाइन लेते हैं हम, उस लाइन, वो जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जो इसका वर्त का जो सरफेस है, ये गाइडलाइन क्या है, उसके परपेंडिकुलर ही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्योंकि ये जो आपकी निर्देश लाइन है, ये जो निर्देश लाइन है ये क्या है, इस वृत्त के सरफेस के, क्योंकि वृत्त का सरफेस हमारा ऐसा है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो पूरा आपके पास सिलेंडर है ये कौन सा हो जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर के अंदर सर्कल होगा, और उसकी जो स्टेबल लाइन होती है, जिस लाइन के सापेक्ष हम सिलेंडर बनाते हैं, जो स्टेबल लाइन होती है वो स्टेबल लाइन है, वो स्टेबल लाइन यदि सर्कल के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वो हो जाएगा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर लंबवर्तीय बेलन। आगे बात समझ में, बाकी सबका सेम ही है। अनुलोपी बेलन भी है। इसी डायग्राम को हमने अनुलोपी बोला था क्योंकि क्या था, सर्कल को हमने बाहर से एक एनवलप में पैक कर दिया था, तो वो अनुलोपी हो जाएगा। नॉर्मल अगर सर्कल को हटा दे, फिर एक लाइन ले, उससे हम रोटेट कराएं दूसरी लाइन को, और उससे जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। अगर सर्कल आ गया, सिंपल सर्कल आ गया,
और बाहर से बेलन है तो वो अनुलोपी हो जाएगा। और यदि अगर हम इसमें बात करते हैं उसकी जो लाइन है, वो जो सर्कल है, सर्कल के पृष्ठ यानी कि जो सर्कल की सरफेस है, सर्कल की सरफेस की यदि परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी इक्वेशन के बारे में। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमारे पास ये डायग्राम था राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर पे हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया P, जो हमारी लाइन थी, इस लाइन के पर हमने क्या ले लिया, जो जनरेटिंग लाइन है आपकी, जनरेटिंग लाइन पर एक पॉइंट लिया हमने P, और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या थे, PXY। तो हमने क्या किया, जनक रेखा पर एक पॉइंट है आपके पास, क्या, एक बिंदु P, और उसके निर्देशांक हमने लिया X, Y एंड Z। ठीक है, अब P लिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारी जनरेटिंग लाइन है, जनरेटिंग लाइन और जो गाइडलाइंस है, जनरेटिंग लाइन और गाइडलाइन के बीच दोनों की जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहेगी, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इस सिलेंडर की या फिर इस सर्कल की रेडियस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, सर्कल की या फिर सिलेंडर की क्या हो गई, रेडियस होगी। तो ये हो गई हमारे पास रेडियस। तो इसको हम लिख देंगे एम पी बराबर कितने हैं, हमारी आर के बराबर, जो कि रेडियस है। अब देखो हमारे पास जो गाइडलाइन लाइन थी, जो गाइडलाइन है आपकी, उस गाइडलाइन पे हमने अपनी तरफ से हम उस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट लिया, क्या, ए, जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन पे एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P A से जो लाइन है वो गुजर रही है, इससे होते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे P पे। तो इस पॉइंट P से हमने उसकी कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो एट पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो हमें वही सेम, सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि लाइन के बेस पे ही जितने भी डायग्राम है वो लाइन से ही ड्रॉ होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस एल्फा अपॉन एम इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो एल एम एन। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन का नाम हमने क्या दे दिया, O एंड C, और इस इक्वेशन O एंड C के कोऑर्डिनेट या दिग अनुपात जिसको हम बोल सकते हैं L M N। तो इसके दिग अनुपात कितने हैं, L M और N। अब हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर हमने क्या किया, ये एक टाइप से आपको बोल सकते हो, एक परपेंडिकुलर टाइप से हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, A और P को मिला देंगे। A P को मिलाने के बाद हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल बन गया A M P। तो हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, ट्रायंगल ऑफ AMP, यानी कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बन गई तो इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है, AP स्क्वायर बराबर किसके होता है, AM स्क्वायर प्लस MP, ऐसे लिख लेते हैं इसको, AM स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो तीनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं AP की। अब AP है जो आपका ये है, AP क्या हो जाएगा, अब देखो एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट P। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा है, एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है X, Y एंड Z, यानी कि तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो दो पॉइंटों के बीच की दूरी या दो पॉइंट के जो दो पॉइंट है उनके बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है X, Y, Z और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है X1, Y1, Z1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X माइनस X1, Y माइनस Y1 एंड Z माइनस Z1। तो ये हो गया हमारे पास X, Y, Z और ये X1, Y1, Z1। तो हमारे पास AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP हमारे पास क्या आ गया, X माइनस एल्फा, ये ऐसे होता, तो AP स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा X माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस Z माइनस गामा स्क्वायर। अब देखो, अब दूसरा MP
MP कितना है इन दोनों बीच की, MP हमारी क्या है, MP है हमारी जनरेटिंग लाइन एंड गाइड लाइन के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी रेडियस। तो MP कितना आ गया हमारे पास r²। अब बच गया क्या, AM², ये बच गया। अब ये जो चीज़ है, ये देखो, ये जो चीज़ है आपके पास AM जो लाइन है, AM लाइन एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी ही छाया है एक टाइप से। यदि जैसे यहाँ आपके पास, यहाँ से अगर हम लाइट गिराएं, लाइट डालें इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन AP लाइन के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं, तो लाइट डालने पर इसकी छाया बनेगी हमारे पास AM सेम। तो एक तरीके से बोल सकते हैं AM ही हमारे पास हो गया, या हम बोल सकते हैं OC जो लाइन है, तो जो AM प्रोजेक्शन ऑफ AM जो है किस पर है, OC पर। तो AM प्रोजेक्शन ऑफ AC, तो AC का क्या है, प्रोजेक्शन है AM। तो हमारे पास ये इसको निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AM निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, AM² आ जाएगा। हम देखो अब आपके पास यानी कि इसकी वैल्यू और OC की जो द्विघानुपात है उससे निकालेंगे हम। एक तो AP से निकालेंगे, AP की वैल्यू हमारे पास जो कि ये निकल चुकी है x - x1, तो इससे x - x1, तो ये हो जाएगा x - अल्फा, y - बीटा एंड z - गामा। और दूसरे ये हो जाएगा LMN, तो इसका फॉर्मूला होता है LL1 + MM1 + NN1 डिवाइड बाई L² M² एंड N² रूट ऑफ। तो L है हमारे पास LMN और L1 M1 N1 क्या हो जाएगा x - अल्फा, y - बीटा z - गामा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AM² की, ये हो जाएगा आपका L x - अल्फा प्लस M y - बीटा प्लस N z - गामा अपॉन में L² प्लस M² प्लस N²। और टोटल है स्केयर में, तो टोटल ऑफ रूट ऑफ स्केयर आ जाएगा। इसको अब हम लिख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास AP² बराबर MP² प्लस AM²। इसमें वैल्यू रख दो इन सब की। AP कितनी है हमारी x - अल्फा² प्लस y - बीटा² प्लस z - गामा² इक्वल में क्या आ जाएगा आपका R² प्लस कितना है L x - अल्फा प्लस M y - बीटा प्लस N z - गामा अपॉन में कितना है रूट ऑफ L² प्लस M² प्लस N² स्केयर में। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख सकते हैं, या तो इतना ही छोड़ दो, यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन। या इसको आप ऐसे लिख दो x - अल्फा होल स्क्वायर प्लस y - बीटा होल स्क्वायर प्लस z - गामा होल स्क्वायर इंटू कर दो किससे L² प्लस M² प्लस N² इक्वल में क्या आ जाएगा R² प्लस L x - अल्फा प्लस M y - बीटा प्लस N z - गामा का होल स्क्वायर। ये जो आपको इक्वेशन मिल गई, ये जो हमारी इक्वेशन आई है लास्ट इक्वेशन, इस लास्ट इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आप चाहो तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसके लिए हम इनकी पावर को खोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले टर्म को हम इस साइड ले आएंगे। तो चाहो तो सोल्व करना, आपको अच्छा लगे, आपका मन है, आपकी मर्जी है, सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो आगे, वरना आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल गई, ये हमारी इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन आपके पास मिल गई ये, ठीक है। अब इस जो सिलेंडर है इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी, तो आप
उसको पढ़ लेना। बाकी उसके एग्जाम्पल के बाद सिलेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोण की शंकु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सभी बच्चे अभी घर पर बैठ के स्टडी कर सके, क्वारंटाइन स्टडी कर सके। तो थैंक यू।